आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज सिट स्विंगिंग इट ब्रेक्स व्हाई। कि एक गेंद को एक स्ट्रिंग के साथ बगैर ब्रेक किए हुए सपोर्ट किया गया है, लेकिन जैसे ही इसको स्विंग किया जाए तो इस दौरान वो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है। हमने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है अ स्विंगिंग बॉल कैन ब्रेक द स्ट्रिंग व्हेन एन एडिशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोड्यूस। कि एक झूलती हुई गेंद स्ट्रिंग को तब तोड़ सकती है जब इसके साथ एक इजाफी फोर्स ऐड हो जाए, यानी यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है। एक्सप्लेनेशन, इस पैराग्राफ का जो मीनिंग है इसको हमने इस फिगर से समझना होगा। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ हमने यहां पर एक बॉल, एक गेंद को बांधा है। अगर हम इनिशियली इसको देखें तो यहां पर इस गेंद पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक स्ट्रिंग की वजह से अपवर्ड की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा और एक इस गेंद का जो वेट है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और मिसाल के तौर पर इस गेंद का जो वेट है वो किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। तो इस दौरान अपवर्ड की डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी 10 न्यूटन होगा। याद रखना स्टूडेंट, इस स्ट्रिंग का जो इलास्टिक लिमिट है वो कितना है, वो 10 न्यूटन है। मिसाल के तौर पर इसका जो इलास्टिक लिमिट है वो कितना है, 10 न्यूटन है। इस दौरान ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये 10 न्यूटन फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जैसे ही फोर्स 10 न्यूटन से इंक्रीज हो जाता है तो इस दौरान ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इनिशियली इसमें से अपवर्ड की डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है वो इसका इलास्टिक लिमिट है यानी 10 न्यूटन है, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो वेट है वो भी 10 न्यूटन है। दोनों एक दूसरे के बराबर और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो पहले पैराग्राफ का मीनिंग यही है, अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। It means that tension in the string and weight of the ball are equal but in opposite direction and are at the boundary of the elastic limit of the string। यानी जब एक गेंद को एक स्ट्रिंग के साथ बगैर ब्रेक किए हुए सपोर्ट किया जाता है तो इस दौरान उस गेंद पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक टेंशन फोर्स लगेगा और एक उस गेंद की वेट। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और यही फोर्स इसका इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक बाउंड्री है। यानी जितना फोर्स यहां पर अब प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इसका इलास्टिक लिमिट है। यानी अगर इससे मजीद फोर्स इंक्रीज होगा तो इस दौरान ये स्ट्रिंग ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन का कि जो टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। यानी इस दौरान ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या होगा, बैलेंस होगा। अच्छा, अब हमने सेकंड पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो इस सेकंड पैराग्राफ में पड़ा हुआ है, और इस सेकंड पैराग्राफ की कंप्लीट मीनिंग को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। देखो, इनिशियल कंडीशन के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये बॉल, ये गेंद स्विंगिंग करेगा, यानी हमने इस गेंद को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, यहां पर लेके आया, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा। यानी ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा, यानी वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। तो इसका ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन की तरह बिहेवियर करेगा। जब सर्कुलर मोशन की तरह बिहेवियर करेगा तो अपवर्ड की डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स था ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। अब अगर यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुआ, यानी ये जो टेंशन है ये अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह बिहेवियर करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अब वेट के साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, और इस दौरान डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अब दो फोर्सेस होंगे। और मिसाल के तौर पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको मैंने कितना माना, 2 न्यूटन। तो अब
अगर हम डाउनवर्ड की डायरेक्शन में देखें तो नीचे की डायरेक्शन में अब 10 न्यूटन की बजाय टोटल फोर्स कितना होगा, 12 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन के दौरान, स्विंगिंग के दौरान डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो इंक्रीज हो चुका है। जाहिर बात है अपवर्ड की डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो चुका होगा, वो भी 10 न्यूटन की बजाय कितना हो चुका होगा, 12 न्यूटन। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये इसका इलास्टिक लिमिट है, यानी ये स्ट्रिंग 10 न्यूटन फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जैसे ही फोर्स 10 न्यूटन से बढ़ेगा तो इस दौरान ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो इसीलिए जब ये इस तरह से मूव करता है तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में नेट फोर्स इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके साथ साथ अपवर्ड की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। तो जाहिर बात है जब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो फोर्स इसके इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक कर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। तो यही कुछ लिखा है, बट व्हेन द बॉल इज सेट इनटू वाइब्रेशन एन एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट in the direction of it and hence aid up with it causes the string to break। तो जैसे ही ये गेंद स्विंगिंग स्टार्ट करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि अब किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में वेट है। तो अगर वेट की डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये उस वेट के साथ एड हो जाएगा, तो नेट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अपवर्ड की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसके इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज होके तो स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर। तो यहां पर इस इक्वेशंस का मतलब ये है कि जो टी है, टेंशन है, वो अब बराबर होगा वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेट सपोज अगर वेट 10 न्यूटन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2 न्यूटन है तो टोटल कितना, 12 न्यूटन, टेंशन भी कितना, 12 न्यूटन। अब इस दौरान ये अनबैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स अब इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज हो चुका है। तो इसकी मदद से या इसकी वजह से ये स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे।